नमस्कार साथियों, इस संवाद श्रृंखला में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल बेहतरीन प्रशासक रहे हैं बल्कि एक बेहतरीन एकेडमिशियन, सोशल वर्कर के साथ साथ देश की विविधता को सहेज कर रखने के लिए न केवल मध्य प्रदेश में वरन पूरे देश में एक जाना माना नाम श्री रमाशंकर जी हैं। आपने देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे के संरक्षण के लिए समय समय पर आंदोलन किए। वंचितों के हित के लिए आपने अपना हाथ सदैव आगे बढ़ाया। आपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में निर्वाचित होकर चंबल जैसे सर्वाधिक पिछड़े, दस्युओं से प्रभावित 300 से अधिक गांवों में ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा पर कार्य किया। भिंड जिले में गांवों में नदियों के पुल पर कार्य करते हुए कृषि को मजबूती प्रदान की। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के चेयरमैन भी रहे। इन सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपने अपने अध्ययन के इंटरेस्ट को कभी कमजोर नहीं होने दिया। एकेडमिक फील्ड में इंटरेस्ट के कारण ही आप ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में पूर्व चांसलर भी रहे हैं। निसंदेह सर, आपका आज हमारे बीच होना हमें गौरवान्वित कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि आज के विषय गांधी जी की कुजाति शिष्य परंपरा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर हम सबके समक्ष लाइव उद्बोधन दें। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मुझे क्षमा करें 1 मिनट की देरी के लिए। आप सबका जो सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी। आज हम गांधी जी की कुजात शिष्य परंपरा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कोशिश मैं करूंगा कि इसको यथासंभव संक्षेप में ही रखा जाए। कुजात शिष्य परंपरा यानी क्या? इसका जवाब डॉक्टर लोहिया के शब्दों में ही मैं आपको देना चाहूंगा। डॉक्टर लोहिया ने एक बार गांधीवादियों का विश्लेषण करते हुए आजादी के बाद के गांधीवादियों का 3 श्रेणियां बताई थी। उन्होंने कहा कि 3 तरह के गांधीवादी हैं: सरकारी गांधीवादी, मठी गांधीवादी और कुजात गांधीवादी। और उन्होंने खुद को कुजात गांधीवादी की श्रेणी में रखा था। कुजात गांधीवादी, इसका जैसा कि शब्दों से सब लोग इसका अर्थ निकाल पा रहे होंगे कि ये जिसकी प्रतिष्ठानों द्वारा, सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा या विचार के संगठित प्रतिष्ठान द्वारा जिसकी मान्यता न हो, और मोटे शब्दों में कहा जाए तो जो जात बाहर कर दिया हो। भारत में जाति को समझना बहुत आसान है, इसलिए जिसको जात बाहर कर दिया हो वो कुजात। जैसे सजातीय हुआ वैसे कुजात हुआ, कुजाती हुआ। तो इसको थोड़ा सा पीछे जाके इसको देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को कुजात शिष्य क्यों कहा या कुजात गांधीवादी क्यों कहा। तो हम गांधी जी की जो विशेषताएं हैं उस पर एक सरसरी निगाह से देखते हुए और फिर हम इस पर लौटेंगे कि कुजात होना क्यों उनके लिए आवश्यक हो गया। एक तो ये सब समझ लें कि गांधी जी की जो आम तौर पर हम लोग गांधी जी को जानते हैं, ये गांधी चरित्र को और विचार को वो 2-3 चीज़ों से, 4-5-6 चीज़ों से जानते हैं। जैसे अक्सर ये कहा जाता था सत्य अहिंसा के, गांधी जी को सत्य अहिंसा के साथ बहुत जोड़ा जाता है और ठीक ही जोड़ा जाता है।
फिर उनकी जीवन शैली के बारे में बात होती है कि उनकी जीवन शैली बहुत सादा थी, और साथ साथ में कि वे करुणा और समवेदना, सम अनुभूति उनके चरित्र में एक विशिष्ट रूप से समाहित था। इसलिए गांधी जी सत्य, अहिंसा, करुणा, समानुभूति, सादगी के प्रतीक के रूप में देखे गए और माने गए। लेकिन गांधी जी का पूरा, जब से वो साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका, और लौट के हिंदुस्तान अपनी हत्या तक, ये करीब करीब 50 साल से थोड़ा कम, इनका पूरी 50 साल का जीवन बेहद संघर्ष का, आंदोलनों के बीच रहने का, जेलों में पड़े रहने, जेलों में, हड़तालों में, बंद में, आंदोलनों में, इसमें रहा। तो संघर्ष उनका एक मुख्य बिंदु एक ये है विचार और उनके चरित्र का, कि सत्य, करुणा, अहिंसा, सादगी के साथ साथ संघर्ष गांधी जी का एक खास बिंदु रहा। अब इसमें, लेकिन ये सब बातें तो उनकी अनूठी बात नहीं थी, इसमें कोई भी गांधी जी का अनूठापन इसमें नहीं है, क्योंकि इसके पहले बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, सत्य, अहिंसा, करुणा की बात उन्होंने भी की, हजारों साल पहले की। और भारत भूमि की सीमाओं के बाहर बुद्ध गए, उनका विचार गया। संघर्ष अगर खास बात थी तो संघर्ष तो सिख धर्म के गुरुओं ने संघर्ष बहुत किया, संघर्ष भी कोई खास बात नहीं। ऐसी बात नहीं जो कि अनूठी हो, ऐसी बात नहीं जो गांधी विचार का मूल तत्व हो, मर्म हो। तो गांधी विचार का मर्म क्या होगा, इस पे हम थोड़ी देर से आते हैं। तो भारत की इतिहास में, भारत की संस्कृति में ही और समाज में भी सत्य, अहिंसा, करुणा, संवेदना, समानुभूति, संघर्ष, ये पहले से रहा है। गुलामी भी रही है, दास्ता भी रही है, और दास्ता बल्कि बाद के जो आखिर के अभी 700-800 साल है उसमें दास्ता भी रही। लेकिन ये तत्व पूरी भारतीय संस्कृति में, हमारे संस्कारों में आए, और इनके लाने वाले ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में माने गए, और उन पर तमाम कथा कहानियां, आख्यान, ये सब बने। लोहिया जी कहते थे, बल्कि समझाते थे कार्यकर्ताओं को, तो कहते थे देखो प्रहलाद सत्याग्रही था, उसने वो जो मानता था उसके लिए सत्याग्रह किया, अपने पिता के सामने भी किया और माना नहीं, वो डटा रहा, वो सत्याग्रही था। जैसे एक उदाहरण देते थे प्रहलाद का, मीरा का देते थे, तो मीरा जो कहती थी, मानती थी, उस पर डटी रही और जहर का प्याला पी लिया। इसी तरह से वो बहुत सारे उदाहरण देते थे कि भारत भूमि में ही, भारत की संस्कृति में ऐसे लोगों की बहुत पहचान रही है जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह, अपने सोच या विचार या मान्यताओं के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। तो अगर कोई ये कहे कि सत्याग्रह गांधी जी की विशेषता थी, तो ये भी नहीं थी, ये मर्म नहीं था गांधी का। गांधी जी ने इन सब चीजों को समाहित किया अपने भीतर। तो फिर क्या खास बात थी जिसके लिए गांधी जी पूरी दुनिया में इतने बड़े स्तर पर शोध के, खोजने के, जानने के एक केंद्र बने हुए हैं आज तक। और ये कहने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि
पिछले कई सौ वर्षों में भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ इतिहास में जिस पर इतना लिखा गया हो, इतना बोला गया हो, इतना छपा हो, इतनी खोज हो, इतनी उस पर शोध ग्रंथ लिखे गए हों। अगर हम इसका ठीक ठीक हिसाब लगाएंगे तो पिछले कई सदियों में किसी ईश्वर पर भी इतना नहीं लिखा गया है, बोला गया है, खोजा गया है, जाना गया है जितना कि गांधी जी के बारे में। तो वो खास बात क्या थी? वो गांधी विचार का मूल तत्व क्या था? तो लोहिया जी ने उसको कहा कि गांधी विचार का मर्म था सत्याग्रह, व्यक्तिगत निजी नहीं, उसको जनता के हाथ में सौंप करके और एक सामूहिक सत्याग्रह, सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, जिससे हम सहमत नहीं हैं उस विचार के विरुद्ध वो सत्याग्रह हो। और वो ये शब्द तो गांधी जी का था, सत्याग्रह। लोहिया जी ने इसका दूसरा नाम दिया, उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी। वो शब्दों को गढ़ने में, डॉक्टर लोहिया शब्दों को गढ़ने में, कॉइन करने में बड़ा उनका योगदान रहता था। वो नए नए शब्द गढ़ते थे। तो सत्याग्रह को उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी। वो कहते थे कि जो फरमान हो और आप उसको गलत मानते हो, किसी का भी फरमान, तो उसको ना कहना सीखो। अगर कहीं जुल्म हो रहा है और जुल्मी का फरमान है, आदेश है, तो उस आदेश को ना कहना सीखो, वो सिविल नाफरमानी है। और अगर इसके साथ बड़ी संख्या में जनता जुड़ जाए, लोग जुड़ जाए, तो वो गांधी के विचार के मर्म को हमने वहां पकड़ लिया। तो गांधी विचार का मर्म जो था वो ये लोहिया जी ने माना कि वो था सिविल नाफरमानी, जनता के द्वारा सत्याग्रह। उसके तमाम रूप उन्होंने गिनाए। गांधी जी ने खुद 1942 में अंतिम लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ। उसका एक नारा जो दिया था, करेंगे और मरेंगे, ये गांधी जी का नारा था। लोहिया जी ने आजादी के बाद नारा दिया, मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। ये सिविल नाफरमानी का नारा था। और वो अक्सर कहा करते थे कि जालिम वही होते हैं जहां दब्बू होते हैं। तो अब ये जब आजादी आ गई और चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी, आजाद सरकार, तो गांधीवादियों ने कहना शुरू किया कि अब सत्याग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी चुनी हुई सरकार है, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप 5 साल बाद उसे हटा सकते हैं चुनाव के दौरान। चुनाव तक इंतजार करिए, 5 साल इंतजार करिए। तो लोहिया जी उस पर कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती। ये उनका बड़ा विख्यात वाक्य है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती। लेकिन सरकारें तो हटेंगी चुनाव से ही, वोट से ही हटेगी। तो उस 5 साल में क्या किया जाए? तो उनका वही था नारा कि गलत काम के खिलाफ जनता का संघर्ष और पॉलिटिकल पार्टीज का संघर्ष करवाना, उसको आयोजित करना, संगठित करना, ये राजनीतिक दलों का काम होना चाहिए। और उस समय जो तत्कालिक उनकी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, उसके 2-3 नाम बदले बाद में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो उनकी तरफ से वो लगातार खुद जन आंदोलनों को उन्होंने लीड किया, उसका नेतृत्व किया। और आजादी की लड़ाई के दौरान जितनी बार डॉक्टर लोहिया जेल में गए, उससे अधिक बार आजाद भारत में जेल में गए।
करीब 10-11 बार, जहाँ तक मुझे याद है 11 बार उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया और कभी लंबी कभी छोटी अवधि के लिए जेल गए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन अंग्रेज़ों के हटने के बाद कांग्रेस सरकार के खिलाफ वो 13 बार उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल गए। और ये भी बताना ज़रूरी है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जैसे वो लाहौर फोर्ट में कैद किए गए, जहाँ उसी बैरक में जहाँ शहीद भगत सिंह कैद रहे, और उसी पुलिस की टीम ने उनका टॉर्चर किया, यातना दी, जिस टीम ने भगत सिंह को टॉर्चर किया था, उसके वो टॉर्चर हुआ, वो विदेशी राज था। लेकिन देशी राज में भी डॉक्टर लोहिया का भयानक टॉर्चर बहुत सी बार जेलों में हुआ। तो वो डॉक्टर लोहिया गांधी जी के कुजात शिष्य परंपरा में इसलिए सबसे आगे है कि उन्होंने गांधी विचार को लोकतंत्र के आने पर, अपनी सरकार, अपना राज आने पर उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाया, और ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि सरकारी और मठी गांधीवादी कहने लगे कि ये दुराग्रह है, चुनाव के पहले सत्याग्रह करना, सिविल नाफरमानी करना, चुनाव के का इंतजार नहीं करना, ये दुराग्रह है। और नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि नाम लेने से बात थोड़ी सी और विवादास्पद ही होती है, लेकिन नाम लेना चाहिए कि मठी गांधीवादियों के शीर्ष राज पुरोहित थे आचार्य विनोबा भावे। और जैसे पुराने समय में राजा लोग पुरोहित रखते थे और हर बात पर उनसे आशीर्वाद लेने या उनसे सलाह लेने जाते थे, ऐसे आजाद भारत में भी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ये सब आचार्य जी के, विनोबा भावे जी के आश्रम में जाते थे और उनको राज पुरोहित का दर्जा देते थे। और राज पुरोहित इसी आजाद भारत में सरकारों के प्रधानमंत्रियों को आशीर्वाद देते थे। तो ये मठी गांधीवादी का सरकारी गांधी, उनको फिर बाद में उनकी बदनामी भी हुई विनोबा जी की, उनको सरकारी संत कहा गया। और सरकारी संत कहना बहुत हद तक वाजिब भी था कि जब, जैसे मान लीजिए कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो इमरजेंसी लगाने के तत्काल बाद इंदिरा गांधी पवनार गई विनोबा जी से आशीर्वाद लेने। तो विनोबा जी ने क्या आशीर्वाद दिया कि आपातकाल नहीं, ये अनुशासन पर्व है। अब देखिए, राज पुरोहित ने राजा को आशीर्वाद दिया, एक अप्रत्यक्ष रूप से उनके आपातकाल को जायज ठहराया, अनुशासन पर्व कह के। बाद में इसकी बहुत सफाई हुई कि नहीं, ऐसा नहीं कहा, और संदर्भ ये था और संदर्भ वो नहीं था। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकारी गांधीवाद सरकार के द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों में, संस्थाओं में, संगठनों में बैठ गए, बिठाए गए। वे सब के सब सरकार समर्थन में बोलते रहे। मठी गांधीवादी, गांधी के नाम पर बने हुए तमाम मठ, संस्थाएं, संगठन, उन सब में बिठाए गए और वो वहां बैठ करके शहद चाटते रहे। इस पूरे दौरान, आजादी के बाद, गांधी जिन चीजों के लिए लड़े और संघर्ष किया और आंदोलन किया, उनमें एक भी चीज के लिए ये सरकारी और मठी गांधीवादी उठ करके अपने अपने सुविधा भोगी स्थानों से उठ करके कभी जनता की लड़ाई के लिए आगे नहीं आए। इसलिए लोहिया जी ने, डॉक्टर लोहिया ने व्यंग में कहा सरकारी और मठी गांधीवादी। और चूंकि ये दोनों प्रकार के गांधीवादी लोहिया को गांधीवादी नहीं मानते थे, तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि मैं कुजात गांधीवादी हूं।
अब ये सारे के सारे बिंदु जो जो हमने सबसे पहले जिसकी बात की थी, सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, संवेदना, सहानुभूति, संघर्ष, जो गांधी में थे वही डॉक्टर लोहिया में थी। डॉक्टर लोहिया जैसे पहला बिंदु पकड़ लें सादगी का, डॉक्टर लोहिया के जो बहुत निकट के लोग थे वो जानते थे कि वो उनके पास बमुश्किल 4 या 5 जोड़ी, उसमें से 2 जोड़ी लेके चलते थे, 2 जोड़ी वो दिल्ली या जहां भी रहते थे वहां रहती थी। 2 जोड़ी कुर्ता धोती और 1 जैकेट, ये उनके पास कुल उनका माल असबाब ये रहता था चलते समय ट्रेवलिंग पर। और जब लौटते थे दिल्ली में तो उनका कुर्ता धोती शाम धुलता था जिससे सुबह सूखा हुआ मिल जाए। उनका व्यक्तिगत कोई बैंक अकाउंट, किसी बैंक में कोई खाता कभी नहीं रहा, कोई वाहन उनके पास अपना नहीं था। एक बार कई लोगों ने कोशिश की कि हम मिलजुल करके पैसा जोड़ के आपको एक गाड़ी दे देते हैं, तो उन्होंने तुरंत हिसाब लगा के कहा कि टैक्सी सस्ती पड़ेगी, ये प्राइवेट गाड़ी मुझे नहीं चाहिए किसी की भी। जीवन भर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के माध्यमों से वो चले। और ये बात सबको पता है कि जब वो बीमार हुए तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने, यहाँ तक कि जर्मनी के डॉक्टरों ने भी उनसे अनुरोध किया कि हम आपका इलाज, आप चलिए विमान में बैठ के हम आपका इलाज जर्मनी में कराते हैं और वहाँ अच्छी सुविधा रहेगी, ये इलाज, ये ऑपरेशन वहाँ हो जाएगा। लेकिन अंत तक वो इस बात पर डटे रहे कि मैं अगर बीमार पड़ा हूँ तो मुझे वही सुविधा मिलनी चाहिए जो भारत के एक सामान्य जन को मिलती है। और अड़ करके, जिद करके वे एक सरकारी अस्पताल में दिल्ली में दाखिल हुए। ये बाद में इसका कोई कहने का अर्थ नहीं है आज कि उनकी अंत में ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेट होने से उनकी वहां मृत्यु हो गई। विलिंगडन हॉस्पिटल में, जो बाद में जिसका नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल किया। डॉक्टर लोहिया सदैव आंदोलनों के दौरान भी इस बात को कहते थे और करते थे कि मारेंगे नहीं मानेंगे कि मतलब है हम खुद पर पीड़ा सहें। और वो फिक्र करते थे, देखो मार्टिन लूथर किंग ने भी अंततः गांधी जी को माना तो यही कहा, जब लोगों ने अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने जब मार्टिन लूथर किंग से कहा कि इससे तो खून खराबा हो जाएगा आंदोलन से, तो उसने कहा कि नहीं, खून कालों का बहेगा, गोरों का नहीं। और गांधी उसमें कोट किए गए उस समय। तो पहले मठी गांधीवादियों ने कहा कि सत्याग्रह की ज़रूरत नहीं है, नई सरकार है, हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, भारत के लोकतंत्र की सरकार है, और उस सत्याग्रह को दुराग्रह कह दिया। एक तो ये बात हुई। इसके बाद साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मैं मठी गांधीवादियों की पहले बात कर रहा हूँ कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हो उसमें क्रोध उत्पन्न हो गया तो आपका सत्याग्रह दूषित हो गया। लोहिया कहते थे कि हम सत्याग्रहियों में क्रोध न हो और हम अपनी पीड़ा पर, सारी पीड़ा हम खुद ले लें अपने ऊपर, हम पर क्रोध न हो, हम में भीतर क्रोध न हो। ये ज़रूरी है। सामने वाले में क्रोध तो होगा ही, वह क्रोध नहीं हुआ तो आपका सत्याग्रह क्या हुआ, यहाँ बात आई। विनोबा जी और अन्य लोग उस समय, ये पंडित नेहरू के कार्यकाल का बात है, नेहरू जी के समय वे भूदान आंदोलन, भूदान गंगा, भूदान यज्ञ नाम से एक प्रयोग कर रहे थे कि भूमिहीनों में ज़मीन दान में लेकर के उनको बांटी जाए, भूमिहीनों को बांट दी जाए, और जो ज़मींदार हैं, बड़े लोग हैं, उनसे ज़मीन ले ली जाए, स्वेच्छा से ले ली जाए। और पूरे देश भर में उन्होंने ये घूम घूम करके इस कार्यक्रम को चलाया, जिसको उन्होंने कहा कि प्रेम, करुणा, मैत्री का ये प्रयोग है, और अगर ये असफल हो गया तब सत्याग्रह आएगा। ये सब जानते हैं कि विनोबा जी का ये प्रयोग बहुत बुरी तरह असफल हुआ। बिहार में तो जयप्रकाश जी जब उनके साथ थे और जयप्रकाश जी ने
ग्राम दान तक करवाए वहाँ बिहार में, लेकिन कुछ बरस बाद ही स्थिति जस की तस हो गई। जिन्होंने दान में ज़मीनें दी थी, जिनको दी थी गरीबों को, भूमिहीनों को, उनसे छीन ली और पूरा भूदान गंगा का आंदोलन, प्रेम करुणा मैत्री का प्रयोग असफल हो गया। लेकिन मठी गांधीवादी तब भी सत्याग्रह के रास्ते पर नहीं आए। सरकारी गांधीवादी क्या कर रहे थे? वे पैसों से, सम्मान से मठी गांधीवादियों का समर्थन कर रहे थे और दोनों की युति ऐसी बनी कि जो सत्याग्रही गांधीवादी था वो न सिर्फ अकेला पड़ गया, उसको उपहास का केंद्र बनाया गया। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा है, आज़ाद हिंदुस्तान में लोहिया जैसे हज़ारों सत्याग्रही उसी तरह जेलों में टॉर्चर किए गए जैसे कि अंग्रेज़ की जेल में थी। लोहिया कहते थे कि पिछली सदी के सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं, एक तो गांधी विचार, दूसरा अणुबम। यहाँ ये साथ साथ में कहते हुए चलते जाना चाहिए कि जब लोहिया और आइंस्टाइन की मुलाकात हुई तो आइंस्टाइन ने बहुत देर उनसे बात की और अंत में कहा कि चलो आज बहुत दिनों बाद एक इंसान से मिलना हुआ। तो लोहिया कोई घोषित रूप से अपने आप को ये नहीं कहते थे कि मैं गांधी जी का शिष्य हूँ या मैं जो शिष्यत्व की पारंपरिक धारणा अवधारणा है उसमें फिट इन करता हूँ, ऐसा नहीं था। वो एक व्यापक रूप में गांधी विचार के अनुयायी बन गए थे। तो जब व्यापक रूप से बन गए थे तो उन्होंने गांधी के रास्ते की जो मुख्य बात थी, एक तो मर्म को पकड़ा, तत्व को पकड़ा, उसको आगे बढ़ाया और उसको आज़ाद भारत के लोकतंत्र में धार दी। वो धार ये थी कि लोकतंत्र में विपक्ष प्रतिपक्ष सदैव मजबूत रहना चाहिए। लोहिया और जेपी और आचार्य जी और डॉक्टर संपूर्णानंद, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, ना जाने कितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहले बनाई, इसलिए कि आज़ाद भारत में समता का भाव और विचार और क्रियान्वयन मजबूत रहे। और दूसरा कारण ये था कि जब आज़ादी मिलने को आएगी नज़दीक, तब प्रतिपक्ष में कौन रहेगा? तो प्रतिपक्ष भी जानदार होना चाहिए। उस जानदार प्रतिपक्ष के लिए समाजवादियों ने बहुत काम किया। आपको मालूम है, अभी मुझे कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता बता रहे थे कि उनके दादा पंडित उमाशंकर दीक्षित जी से इनके नाती ने, इन्होंने पूछा एक बार कि मैंने जवाहरलाल जी से पूछा कि कौन आपका उत्तराधिकारी होगा, तो पंडित जी ने जवाब दिया जयप्रकाश नारायण। तो ये लोग जो थे समाजवादी, ये कोई ऐसे चलते फिरते लोग नहीं थे। इनके बड़ा योगदान और बलिदान था आज़ादी के आंदोलन में। और गांधी जी अपने अंतिम समय में जब आज़ादी मिल गई और सब बड़े बड़े गांधी जी के शिष्य सरकारों में व्यस्त हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर जब सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है, जगह जगह आग लगी है, लोग मारे जा रहे हैं, भयानक तांडव है हिंसा का, तब अकेले गांधी जब कलकत्ता की तरफ गए, नोआखाली की तरफ, तो उनको दो शिष्य याद आए अपने, बादशाह खान और राम मनोहर लोहिया, और दोनों उनके साथ गए। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गांव-गांव में, बंगाल, बिहार में जहाँ जहाँ दंगे होते थे, गांधी पैदल वहाँ जा रहे हैं और लोहिया और बादशाह खान को कह रहे हैं कि आप इस गांव में जाओ, तुम इस गांव में जाओ,
और जान पर खेल करके तीनों ने उस हिंसा को वहाँ कमज़ोर किया जो सांप्रदायिक हिंसा थी। अंतिम समय में लोहिया, गांधी जी के अंतिम समय में लोहिया जी उनके बहुत नज़दीक हुए। वो आज का विषय नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। अब जो सरकारी गांधीवादी हैं उन्होंने क्या किया? सरकारी गांधीवादियों ने गांधी जी की का जो अर्थशास्त्र था, अर्थनीति थी, उसके विपरीत काम करना शुरू कर दिया। गांधी जी हर चीज़, छोटी चीज़ को पसंद करते थे, यानी योजना का आकार छोटा हो, वो गांव के स्तर पर हो, वो बहुत बड़ी विराट योजना न बने। तो नेहरू जी ने कुछ काम तो बहुत ही अच्छे किए, ख़ास तौर पे बुनियाद के काम, आधार बनाने के काम, लेकिन धीरे धीरे वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी की, उन्होंने उन बड़ी चीज़ों ने छोटी के अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त कर दिया और धीरे 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 हाथ के काम इस भारत से ख़त्म होते चले गए और करोड़ों लोगों का रोज़गार छिना। और जो विशिष्टता थी भारत की सौंदर्य की, भारतीय सौंदर्य की विशिष्टता उसके हाथ के काम में थी, हस्तशिल्प में थी, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गई। और गांधी जी की इसी बात को लोहिया जी दूसरे शब्दों में कहते थे। ख़ास तौर पे वो शुमाखर को कोट करते थे कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जो शुमाखर कहते थे। तो उसी पर चलते थे कि भाई आप इतनी बड़ी योजना मत बनाओ जिसके लागू होने में, क्रियान्वयन में बरसों बरस लग जाएं और उसकी लागत बढ़ती जाए और उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हों। छोटी छोटी, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, बड़ा उस समय सबको बड़ा अच्छा लगा कि भाखड़ा नांगल डैम बन गया और उससे सिंचाई बहुत होगी, लेकिन उतनी ही रकम में, उतने ही पैसे में न जाने कितनी छोटी छोटी मध्यम दर्जे की योजनाएं पूरे भारत में जगह जगह बन सकती थी और जल्दी लागू हो सकती थी। उनके रख रखाव का खर्च भी कम होता और उसमें रोज़गार बहुत लोगों को मिलता, क्योंकि बड़ी चीज़ के बनाने में मशीनें लगती हैं, छोटी चीज़ के बनाने में 2 हाथ लगते हैं। तो भारत की जो बेरोज़गारी की समस्या है इतनी बड़ी और गरीबी, इन दोनों को अनदेखा करके हमें नए भारत ने, उस समय 47 के बाद के भारत ने, बड़े चीज़ ने, विराट चीज़ ने हमको आकर्षित किया और गांधी की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे भुला दी। राजनीतिक रूप से सरकारी गांधीवादियों ने क्या किया, इसके अलावा एक तो है नेहरू जी ने उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वैसे युवजन पैदा करने चाहे शिक्षा के ज़रिए, उच्च शिक्षा के ज़रिए, जो भारत के निर्माण में, बुनियादी आधार को बनाने में बहुत काम आने वाले हों, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्कूली शिक्षा को उन्होंने बहुत निगलेक्ट किया। जैसे नागरिक बनने चाहिए वो निर्माण प्रक्रिया स्कूल से शुरू होती है, विश्वविद्यालयों में जाके पकती है, उच्च शिक्षा में वो पक जाएगी, वो एक उसका निखार आ जाएगा, लेकिन उसका आधार तो स्कूल है। स्कूल पर जवाहरलाल जी ध्यान नहीं दे पाए, स्कूली शिक्षा पर, और नतीजा ये हुआ कि उसमें बहुत समय लगा, इतना समय लगा कि कई दशक निकल गए। 5 दशकों के बाद एक स्वरूप थोड़ा थोड़ा बना, लेकिन तब तक तो 5 दशक का मतलब होता है कि करीब करीब 3 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, 2 तो निकल ही जाती हैं। तो शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। ये गांधी की जो बुनियादी तालीम की बात थी वो सरकारी गांधीवादी बिल्कुल भुला बैठे। श्रम के महत्व को भुला बैठे, क्योंकि श्रम, आप देखिए ना कि आज तो 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन 60 साल की जिम्मेदारी तो इस भारत में, भारत की स्थिति पर उन गांधीवादियों की है ही है जो गांधी को अपना पुरखा मानते हैं और सरकार में रहे हैं। मैला ढोना सिर के ऊपर, उस व्यक्ति के तस्वीर के नीचे वो सरकार बैठी है जो अपने हाथ से अपना मैला साफ करता था।
अपने हाथ से दूसरों का भी करता था। उसको कोई उसके विचार में मैला साफ करना और सिर पर ढोना दूसरों का मैला कोई एक जाति करे, ये कितनी महत्व की और गंभीर इसमें विषय था। लेकिन 60 साल तक, आज तक, बल्कि आज तक ये नई सरकार आई है, उसके समय में भी मशीनें सीवर को साफ करने के लिए प्रतिवर्ष जब सीवर में उतरते हैं हमारे भाई लोग, तो सबको मालूम है कि सैकड़ों प्रतिवर्ष उसकी जहरीली गैस से मर जाते हैं। आज तक न पुराने भारत ने, न आज़ाद भारत ने और न ही न्यू इंडिया ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया है। सफाई पर गांधी जी का चश्मा ज़रूर लग गया है, शौचालय बने हैं, लेकिन वो आंकड़े बहुत हद तक सच्चे नहीं हैं जो हमको बताए जाते हैं। अगर स्कूल से ये काम शुरू होता आज से 70 साल पहले, तो प्रत्येक छात्र के दिमाग में, मन में ये बात बैठ जाती और वो आज उनके परिवार और परिवारों के परिवार जब एक नई कार्य संस्कृति और नई स्वच्छता संस्कृति लेकर के ये पूरा भारत बनता। मुझे याद है ललित नारायण मिश्र इंदिरा जी की कैबिनेट में थे और उस समय तक, उसके पहले तक चुनावों में पैसे का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। कई बहुत बड़े नेताओं के चुनावों में मैं 1971, 72 और 77 में भी मैंने देखा है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जैसे मधु जी थे, मधुलिबाई जी बांका से लड़ते थे, तो हमारे कई मित्र उनके चुनाव में जाते थे, बताते थे कि कुछ महाराष्ट्र के साथियों ने चंदा जोड़ जाड़ के उनके यहाँ कुछ गाड़ियाँ भेज दी, तो उसमें से 2 रखी बस, बाकी वापस कर दी। कुल 2 वाहन, और उन वाहनों से जितने गांव में जा सकें बात करने के लिए, प्रचार के लिए, सभाओं के लिए, वो, इसके अलावा कुछ पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं। पोलिंग बूथ पर तो 1 पैसा देना पाप होता था, क्योंकि पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है वो अपना खर्च करेगा, अपने गांव से इकट्ठा करेगा, उसको पैसा देने का क्या मतलब है। तो चुनाव में पैसे की भूमिका कब शुरू हुई, जिसके कारण ये पूरी व्यवस्था राजनीति की करप्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। अगर चुनाव में पैसा न हो तो आधा भ्रष्टाचार राजनेताओं का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये ख़त्म हो सकता है, अगर चुनावों में पैसे का रोल कम से कम हो जाए, इतना हो जाए कि कोई चुनाव के लिए रिश्वत न मांगे या किसी से चंदा मांगे तो उसको बाद में उसका चुकाने के लिए कुछ करे ना। इंदिरा जी ने ललित नारायण मिश्रा जी को बुला के कहा कि पैसा इकट्ठा करना है चुनाव का। अच्छा, क्योंकि मैं इतना महंगा कर दूंगी इस बार का चुनाव कि विपक्षी पार्टियां चुनाव ठीक से लड़ नहीं पाए, और यही हुआ। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मुश्किल से समझिए 50 साल पुरानी बात है। 50 साल में भारत के चुनाव इतने महंगे होते चले गए। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा 1980 का विधानसभा का चुनाव, 1977 का तो चंदा ही चंदा आया था, तो उसमें बहुत बच गया, जो पार्टी के लोगों ने दिया, पार्टी ने दिया, उसका हिसाब मुझे मालूम इसलिए नहीं कि जिसको दिया था उसने किया और उसने वापस कर दिया जो बच गया। लेकिन 1980 का हिसाब मुझे मालूम है अपना कुल 13,000 रुपये में एक विधान, कुल 13,000 में, इसमें कुछ भी 1 पैसा न कम है न ज़्यादा है। 13,000 रुपयों में एक विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। मैं करीब 10-12 हज़ार वोटों से जीता उस समय, और वाहनों का इस्तेमाल यथासंभव कम हुआ। मैं आपको बता ही देता हूँ, एक जोंगा गाड़ी ली गई किराए पर, जिसमें कार्यकर्ता लोग जाते थे गांव-गांव में,
और मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी राजदूत, जिसको कोई चलाता था, मैं पीछे बैठता था। वो मेरी नहीं थी, वो जो चलाता था उसकी थी। वो एक पास के गांव के एक सामान्य किराना दुकानदार के लड़के थे। इसमें चुनाव हो गया। अब क्या हालत है इस समय? नगर पालिका परिषदों के, नगर पंचायतों के वार्डों तक के चुनाव कितने महंगे हैं। लोकसभा का कितना महंगा चुनाव है। अब लोकसभा का चुनाव सुनते हैं कि 20 करोड़ के नीचे नहीं होता है। इसमें अधिकांशतः पार्टी ही देती है। इसी तरह से विधानसभा के चुनाव सुनते हैं 4-5 करोड़ तक होता है, 4-5 करोड़ रुपया लग जाता है। और ये महंगा जो चुनाव हुआ है, ये मूल एक बीमारी है। बीमारी का ये मूल है कि आप अगर राजनीति को स्वच्छ रखोगे तो वो संभव नहीं है जब तक कि आपके चुनाव स्वच्छ तरीके से ना हो। वो चुनाव भ्रष्ट किसने किए? सरकारी गांधीवादियों ने किए। तो कुजात गांधी, यहाँ से शब्द निकलता है कुजात। मठी सरकारी दोनों ने मिल करके जिसको आउटकास्ट कर दिया और कह दिया कि ये गांधी विचार का नहीं है, तो वो कुजात गांधीवादी हुए। तो सब मिला के ये जो कुजात शिष्य परंपरा है, इसको भारत में किसी और ने निभाया नहीं। इसको सिर्फ राम मनोहर लोहिया और उनके विचार ने निभाया, विचार से, कर्म से। क्योंकि गांधी विचार को, कोई गांधी विचार की सेमिनार की चीज़ नहीं है, वो उतारने की चीज़ है जीवन में भी और कर्म में भी। आपका जीवन बहुत सादा है, सच्चरित्र हैं, आप शराब से दूर हैं, आप बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ऐसा ही समाज बने जैसा आपके विचार, आपका मन में, मस्तिष्क में गांधी विचार है। तो कर्म के स्तर पर तो सरकारी और मठी गांधीवादियों ने कुछ किया नहीं। ताज़ा घटना आपको सुनाऊं कि साबरमती का आश्रम है, अब गांधी जी का आश्रम, गांधी जी की कुटिया, गांधी जी की सादगी, उस तरह का आश्रम है वो। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में योजना आई, ये विश्व स्तर का केंद्र बनना चाहिए। तो जाहिर है कि विश्व स्तर तो आजकल बहुमंजिला के बगैर होता नहीं है, मार्बल के बगैर होता नहीं है, ग्रेनाइट के बगैर नहीं होता है, लिफ्ट के बगैर नहीं होगा, वातानुकूलन के बगैर नहीं होगा। तो पूरा आश्रम वो अब नए सिरे से बन रहा है। पता नहीं वो गांधी जी की कुटिया बचेगी कि जाएगी। इस पर दस्तखत किसने किए? किसने हाँ की कि हाँ हम इस पर सहमत हैं? क्योंकि साबरमती आश्रम तो एक ट्रस्ट चला रहा है, उस ट्रस्ट में सारे गांधीवादी हैं और वही गांधीवादी हैं जिनको लोहिया जी मठी गांधी, वो मठ है, उस मठ के जो महंत हैं उन्होंने सबसे पहले उस प्रस्ताव पर ट्रस्ट की ओर से दस्तखत करके सरकार को दे दिए। और वहाँ जो संवाद, जो भी केंद्र बनेगा विश्व स्तर का केंद्र, वो केंद्र तो बन जाएगा, विश्व स्तर का भी बन जाएगा, लेकिन वो गांधी का नहीं होगा। गांधी उसमें से अनुपस्थित रहेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ मठी गांधीवादी रहे, सरकारी गांधीवादी रहे, इन दोनों ने मिल कर के गांधी विचार की, कर्म की आत्मा को नष्ट किया और इसको जिंदा रखा राम मनोहर लोहिया ने अपने संघर्ष से और आंदोलन से। अब वो बहुत सारी ऐसा नहीं, मेरा कहने का ये आशय नहीं है कि मठी गांधीवादियों ने सारे ही काम गलत किए। विनोबा जी ने भाषा पर कुछ अच्छा काम किया, लिपि पर किया और बहुत से काम किए होंगे। जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छे काम किए। बाद में तो खैर वो हम लोगों के नेता ही बने जब आंदोलन में आ गए और आंदोलन को उन्होंने लीड किया और आंदोलन से पूरी सरकार बदली। सरकार बदलने के साथ साथ यदि वो खैर वो बीमार हो गए और बाद में उनका देहांत हुआ, वो उसके कारण, वो भी एक बहुत ख़ास कारण है। नहीं तो एक पूरा चिट्ठा बनना चाहिए सिद्धांत नीति के खूंटे का। अगर सिद्धांत नीति के खूंटे का
डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा जिस पर नई सरकारें या जो भी सरकार आप लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं या ला पाए हैं वो चले, तो खाली आपके भाषण से कोई सरकार नहीं चलेगी। ये काम भी भारत में बहुत कमज़ोर रूप में गांधीवादियों ने किया और इस काम को बहुत मजबूती के साथ डॉक्टर लोहिया ने किया। वो अपनी सरकारों को बिल्कुल समयबद्ध ठोस कार्यक्रम देते थे। आपको ये बात मालूम है, मैं 2-3 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। केरल में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी 50 के दशक में, 1950 के बाद, सोशलिस्ट पार्टी की। और वहाँ भीड़ पर, निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी। लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी की नीति थी कि निहत्थी भीड़ पर गोली चालन नहीं होगा। हुआ, लोग मरे। लोहिया ने कहा कि इस्तीफा दो सरकार। उस समय सारे लोग, कृपलानी जी, जयप्रकाश जी, सारे बड़े बड़े नेता ने कहा क्यों, अभी पहली सरकार बनी है, कैसे दे दें इस्तीफा, अभी तो थोड़ा समय मिलना चाहिए। तो लोहिया अड़ गए कि नहीं, जो नियम है, जो नीति बनाई है, सिद्धांत तय किया है, उसका तो पालन करना पड़ेगा। और सरकार को जाना पड़ा और सोशलिस्ट पार्टी इसी बात पर टूट गई। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए। लोहिया जी ने कहा कि पहले काम करके आओ फिर मिलूंगा। बाहर बैठे रहे मुख्यमंत्री घर के, नहीं मिले, कि जब तक घोषणा पत्र में जो कार्यक्रम तय हुए हैं उसका क्रियान्वयन नहीं होगा मैं नहीं मिलूंगा। कुछ महीनों बाद जब वहाँ लगान माफ़ी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और बहुत सारे उन्होंने लागू किए, तब जाके कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने मुलाकात की। यही वो औरों से भी, आप समझिए कि कुल इतने सन 67 तक, यानी 30 साल तक आज़ादी के बाद, क्या वो राज्यसभा में नहीं आ सकते थे? लेकिन वो कभी राज्यसभा में नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, जनता से चुन के, चूँकि मैं एक बार लोकसभा से हारा हुआ हूँ, हारे हुए व्यक्ति को चोर दरवाजे से राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए। ये नियम है, पार्टी का नियम है। इसको पार्टी के ही कई नेताओं ने तोड़ा तो उन पर नाराज रहे, उनसे बात भी नहीं करते थे। लेकिन क्या वो स्वयं नहीं आ सकते थे? वो खुद राज्यसभा में, वो फूलपुर से चुनाव लड़ते थे जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, जानते हुए भी कि हारेंगे, और कहते भी थे कि इस चट्टान को मैं बेशक हिला ना पाऊँ लेकिन दरका दूंगा, इतना तो करूंगा। और वो दरकी। ये जो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति, ये कोई सिद्धांत नहीं था, ये लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को मजबूत करने के लिए एक विशेष परिस्थिति की रणनीति थी, गैर कांग्रेसवाद। उस गैर कांग्रेसवाद के जनक के रूप में डॉक्टर लोहिया ने पूरे भारत में पहली बार केंद्र में और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें, जिनको संविद बोलते हैं, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। वो उन्होंने कहीं सत्ता नहीं ली। तो कुजात गांधीवादी शिष्य परंपरा में एक नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब एक इतने संक्षेप के लेक्चर में वो सब संभव नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस सोनी जिन्होंने ये मुझे इसके लिए प्रेरित किया, उज्जैन की प्राध्यापिका हैं, उनको धन्यवाद। और लखनऊ की हमारी जो नाम भूल रहा हूँ मैं, अंशु जी को धन्यवाद, जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया और मुझे कहा कि आप इस पर लेक्चर करिए। और श्रोताओं का, जो सुन सके, जो नहीं सुन सके, सबका धन्यवाद। थैंक यू।